So beta now next move toward the next derivation, which is usually asked for 3 marks, sometime asked for 2 marks. और अगेन ये एक यहाँ का मोस्ट इंपॉर्टेंट सा डेरिवेशन है आपके लिए. जैसे कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर इंपॉर्टेंट है, वैसे ही ये मतलब कौन सा, एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज्ड कैपेसिटर, कैपेसिटर की एनर्जी का डेरिवेशन, ये भी आपके लिए उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्योंकि यूजुअली जो थ्योरी या न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है इसी दो टॉपिक पे होता है. एक तो कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर पे न्यूमेरिकल या थ्योरी, या फिर एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर पे न्यूमेरिकल या थ्योरी. तो थ्योरी वाइज भी काम का टॉपिक है, न्यूमेरिकल वाइज भी काम का टॉपिक है. तो बढ़ते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर के डेरिवेशन की तरफ. बड़े सिंपल तरीके से निकालने वाले हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट चीजें नहीं करने वाले हैं. तो सुनो, वी नो capacity of capacitor having, जिसको आपने चार्ज दिया है, having charge कैपिटल Q is given by, जिस कैपेसिटर को आपने चार्ज दिया है कैपिटल Q, उसके कैपेसिटी का फॉर्मूला कितना होता है? उसकी कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है C is equal to Q by V. आपको थोड़ा यहां पर क्लियर कराना चाहूंगा. देखो, कैपेसिटी का नोटेशन ऑलवेज C होता है, जो बदलने वाला नहीं है. वोल्टेज का नोटेशन ऑलवेज कैपिटल V होता है, जो बदलने वाला नहीं है. क्योंकि स्मॉल v का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी. तो वोल्टेज का नोटेशन बदलने वाला, वोल्टेज बिकम्स ऑलवेज कैपिटल V. क्योंकि मैं है क्यों बता रहा हूं, अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं. देयरफॉर नीचे में कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर हैविंग चार्ज स्मॉल क्यू. अगर मैं बोलूं चार्ज, क्योंकि चार्ज के दोनों नोटेशन है ना बेटा. चार्ज को हम कैपिटल क्यू से भी दिखा सकते हैं और चार्ज स्मॉल क्यू से दिखा सकते हैं, इस तरह से. तो सर देखो, कैपेसिटी का नोटेशन नहीं बदला है, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे डबल नहीं लिख रहा हूं मैं. मुझे सिर्फ समझाना है, बड़ा चार्ज बड़ी कैपेसिटी, छोटा चार्ज छोटी कैपेसिटी. क्योंकि हमने अभी देखा कि कैपेसिटर हैज अ डेफिनेट कैपेसिटी टू स्टोर अ चार्ज. हर कैपेसिटर की एक पर्टिकुलर कैपेसिटी होती है चार्ज स्टोर करने की. तो जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा कैपेसिटी, ज्यादा चार्ज ज्यादा कैपेसिटी, कम चार्ज कम कैपेसिटी, और उसके हिसाब से ही रिस्पेक्टिव पोटेंशियल बनेगा. बट हम इसे स्मॉल सी स्मॉल भी नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि कैपेसिटी का नोटेशन ही ऑलवेज क्या है? कैपेसिटी का नोटेशन ही ऑलवेज आपका जो है वो है C, और वोल्टेज का नोटेशन कितना है? V. चार्ज कैन बी डिनोटेड बाय एनीथिंग. चार्ज को कैपिटल चार्ज बड़ा दिखाते हो, हाँ, अगर बड़ा चार्ज है तो कैपिटल Q से, छोटा चार्ज है तो स्मॉल q से. तो हम यहां पर वही लिखे हैं. हमने हमारा बताने का मीनिंग वही है, ज्यादा चार्ज होगी ज्यादा कैपेसिटी होगी, छोटा चार्ज होगा तो छोटी कैपेसिटी होगी. बट रिपीट समझा रहे हैं कि जैसे हमने यहाँ स्मॉल q डाला, हम यहाँ स्मॉल c स्मॉल v नहीं लिख सकते, क्योंकि वोल्टेज का परमानेंट नोटेशन कितना होता है? V, और कैपेसिटी का परमानेंट नोटेशन कितना है? C. ठीक है. बट ये थियोरेटिकल हमने डबल फॉर्मूला क्यों लिखा? नहीं तो आप बोलोगे सेम फॉर्मूला डबल कॉपी किया है. नहीं कॉपी किया है. पहले मीनिंग क्लियर करो. बड़ा चार्ज बड़ी कैपेसिटी, चार्ज के हिसाब से कैपेसिटी होगी, छोटा चार्ज तो छोटी कैपेसिटी होगी. चलिए अब आगे चलते हैं. ये था कैपेसिटी का फॉर्मूला. अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इस चार्ज को फर्दर डिवाइड करूं इनटू छोटे इक्वल इंटरवल्स में, ठीक है. इफ वी डिवाइड चार्ज Q, अगर मैं चार्ज Q को इफ वी डिवाइड चार्ज Q इनटू स्मॉल इक्वल इंटरवल dq, छोटे इक्वल इंटरवल dq में डिवाइड करूं, देन होगा क्या?
then the वर्क भी जो बनेगा छोटे चार्ज के लिए छोटा वर्क बनेगा, देन द वर्क dw छोटा वर्क बनेगा इज डन ये वर्क छोटा सा वर्क बनेगा, छोटे चार्ज के लिए छोटा वर्क डन अगेंस्ट चार्ज dq, छोटे चार्ज के लिए छोटा वर्क डन क्रिएट होगा, dw के लिए dq क्रिएट होगा। ये dw के लिए dq कहां से क्रिएट होगा? अब आप कुछ बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा होगा कि ये वर्क डन कहां से आया। बेटा ये 10th का फॉर्मूला है जो अगेन आपने यूज किया है सो मेनी टाइम्स, राइट फ्रॉम 11th क्लास के डायमेंशन एनालिसिस से लेके हर जगह आपने एक फॉर्मूला इस्तेमाल किया है। चलो हम आपको पहले उसको याद दिलाते हैं, ठीक है। सो मेनी टाइम्स यू आर यूज दिस फॉर्मूला, याद करो। आपको आपके वोल्टेज का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है वर्क अपॉन चार्ज, वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। तो मुझे एक बात बताइए, वर्क का फॉर्मूला कितना बनेगा? वर्क विल बी वोल्टेज इनटू चार्ज। वर्क का फॉर्मूला बनने वाला है वोल्टेज इनटू चार्ज, दैट विल बी द वैल्यू फॉर वर्क डन। अब बात ये है कि सर हम वर्क ही क्यों निकाल रहे हैं, तो याद करो हमें किसका डिवीजन निकालना है? एनर्जी। और वर्क इज अ फॉर्म ऑफ क्या होता है? एनर्जी। दैट मीन्स वर्क का यूनिट भी जूल है, एनर्जी का यूनिट भी जूल है। अगर हम यहाँ से वर्क डन निकालेंगे वो वही वर्क कहलाएगा, उसकी एनर्जी। तो देखो ये हम यहाँ पर बात कर रहे थे, वर्क का फॉर्मूला वोल्टेज इंटू कितना होगा? चार्ज। आप खुद दिखता है, देखो अगर चार्ज 0 तो वर्क डन 0, चार्ज पूरा तो वर्क डन पूरा। यही हमने बोला, इसी तरीके से हमने आपको बताया, ये फॉर्मूला हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो चार्ज 0 इंटू समथिंग, वर्क डन 0 होगा। चार्ज अगर पूरा लगेगा तो वर्क डन भी पूरा होगा। तो यही तो हमने बताया कि अगर हम चार्ज dq लगाएंगे, छोटा चार्ज dq लगाएंगे, तो वर्क डन भी कितना होगा बेटा? dw होगा। छोटे चार्ज के लिए छोटा वर्क डन होगा इनटू वोल्टेज। तो नोटेशन भी जैसे का वैसा होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, थोड़ा समझना है। छोटे चार्ज के लिए छोटा सा वर्क डन, छोटे से चार्ज के लिए छोटा सा वर्क डन, ठीक है। अभी सर लेकिन अभी ये तो सब स्मॉल चीजें है, v की वैल्यू कहां से डालूंगा बेटा? dq छोटा चार्ज में वोल्टेज यहां से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। देखो हम अभी क्या कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 ये dw का वैल्यू पहले चेंज कर लेते हैं। कहां से? देखो यहाँ कौन आ रहा है? v का फॉर्मूला क्या होगा? अगर v निकालने जाओ तो q अपॉन कितना बन जाएगा? c। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 ये बनेगा q बाय c, और बाजू में कौन आ जाएगा? dq। देखो चार्ज के पास चार्ज पहुंच गया, कैपेसिटी नीचे। अब आपको दिख रहा है कि ये dw और dq आ चुके हैं, और dw dq कैसे आ चुके हैं? इनटू में। ये इनटू में dx dy कब होते हैं? इंटीग्रेशन में बेटा। ये देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स आ चुके हैं। क्या करने की गरज है? इंटीग्रेट करने। इंटीग्रेट करना भी जरूरत क्यों है? अभी हमने आपको बताया था, अगर चार्ज 0 तो वर्क डन 0, अगर चार्ज कंप्लीट तो वर्क कंप्लीट, बरोबर है। तो हम क्या करते हैं, हमें पूरा वर्क डन निकालना है ना। टू कैलकुलेट टोटल वर्क डन, क्योंकि हमें टोटल वर्क डन भी चाहिए। टोटल वर्क डन, हमें टोटल वर्क डन निकालना है। W हमें क्या करना पड़ेगा? टू कैलकुलेट टोटल वर्क डन W कॉमा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद इन देयर लिमिट्स, उनके खुद के लिमिट्स में, उनके खुद के इंटरवल में। अब वो लिमिट्स का इंटरवल क्या होंगे जो हमने अभी आपको बताया। देखो इधर भी इंटीग्रेशन होगा, इधर भी। इधर किसका होगा बेटा? dw का। इधर किसका होगा बेटा? q बाय c इंटू dq का होगा। अब देखो हमने क्या बोला था, 0 चार्ज, वर्क डन भी कितना हो जाएगा? 0। विद इन देयर लिमिट का मीनिंग क्या है? और कंप्लीट चार्ज, अरे टोटल चार्ज कितना बोला है? हाईएस्ट चार्ज कैपिटल Q। कैपिटल Q के लिए वर्क डन भी कितना होगा रे बेटा? कैपिटल W हो जाएगा। तो इस तरह से हमने विद इन देयर लिमिट्स, उनके खुद के लिमिट्स में उसको इंटीग्रेट करना है, ऐसे रेंज लगानी है। 0 चार्ज 0 वर्क डन,
कंप्लीट चार्ज, कंप्लीट वर्क डन। तो फिर उसके बाद हमें क्या दिखता है, देखो इंटीग्रेट तो हम करने जा रहे हैं, यहाँ dq है मतलब q तो वेरिएबल है, तो c कौन हो जाएगा, कांस्टेंट, c विल बी आउटसाइड। सबका इंटीग्रेट बेटा एक साथ करेंगे तो 0 to w, ये dw या 1 dw, इधर से 1/c निकल गया, 1/c, c इज अ कैपेसिटी, ध्यान देना है कैपिटल में, फ्रॉम 0 to q, और इधर बचा q इंटू dq। ये q, ये यहाँ स्मॉल q मतलब q का पावर कितना हो गया 1, और ये 1 dw। तो आपको दोनों इंटीग्रेंट के फॉर्मूले पता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx या 1 dx का आंसर कितना होता है x प्लस सी, और इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n का फॉर्मूला ही पता है, x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस सी। देखो यहाँ पर q का पावर 1 बन रहा है, और यहाँ 1 dw या w, 1 टाइम्स लिखो या डायरेक्ट dw लिखो, नहीं ये कीजिए 1 इंटू समथिंग से नहीं होता है। तो 1 dw का इंटीग्रेशन बेटा आपका बन जाएगा w, और लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है कैपिटल W। 1/c तो कांस्टेंट है, एक q का पावर 1 है, x टू द पावर n का फॉर्मूला x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, q टू द पावर 1 प्लस 1 दैट इज q स्क्वायर अपॉन 2 प्लस फ्रॉम 0 to हो जाएगा कैपिटल Q। अब यहाँ डालते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो विल गोइंग टू गेट अपर लिमिट W, लोअर लिमिट हो जाएगा बेटा हमारा 0, सो W माइनस 0 इज इक्वल टू 1/c इंटू, यहाँ पर देखो आपको पता है कि जो रेंज भी जो होती है वो सिर्फ q, क्योंकि वेरिएबल कौन था q की, तो 2 कांस्टेंट हो जाएगा, तो c के साथ 2 ही बाहर निकलेगा, 1/2c, सिर्फ q के लिए पुटअप किया जाएगा वेरिएबल के लिए, तो स्मॉल q की जगह यहाँ हम लोग यहाँ से वैल्यू डाल देंगे, ये यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो कैपिटल Q का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर 0। तो इस तरह से फाइनल वर्क डन का आपका आंसर जो आएगा वो वर्क डन का वैल्यू बेटा आपको मिलेगा, इट इज 1/2c इंटू क्यू स्क्वायर, या यू मे से दैट W इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाय ट्वाइस c। इस तरह से आपका वर्क डन का आंसर आ जाएगा। और आपको जैसे हमने बोला दिस वर्क, यही वर्क जो है, दिस वर्क इज स्टोर्ड, यही वर्क स्टोर्ड हो जाता है, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ये कैपेसिटर में स्टोर्ड हो जाता है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, उसके एनर्जी के फॉर्म में, एंड इसीलिए इसी वर्क डन को उसके एनर्जी के फॉर्म में, और एनर्जी का नोटेशन हम यहाँ पर लगाएंगे स्मॉल ई, कैपिटल ई नहीं लगाएंगे क्योंकि कैपिटल ई हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड को देके रखा है, इसलिए हम स्मॉल ई नोटेशन ले रहे हैं। तो एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा बेटा Q स्क्वायर बाय ट्वाइस c। इस तरह से आपका एनर्जी का डेरिवेशन आ चुका है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर। देखो यहां से क्या समझ में आया, अगर आपको चार्ज दिया है, कैपेसिटी दिया है, तो एनर्जी निकल जाएगा, बट इसके और फॉर्म भी बन सकते हैं। देखो हमने आपको जो बोला था कि देखो कि छोटा चार्ज छोटा वर्क डन, देखो आंसर भी कैसे हो गया, कंप्लीट चार्ज कंप्लीट वर्क डन, बिल्कुल प्रॉपर सही तरीके से आया। और वही वर्क डन स्टोर्ड होता है क्योंकि एनर्जी के फॉर्म में, इसलिए हमने फिर उसको लिखा बेटा ई करके, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं, इसके और डिफरेंट फॉर्म्स निकालते हैं, अलग अलग वेराइटीज में इसको कवर करते हैं। कहां से कवर करेंगे, ये देखो आपको इक्वेशन नंबर 1 में दिखता है कि सी का फॉर्मूला कितना होता है Q/V। अगर सी की जगह में Q/V डालूं तो क्या होगा, डिफरेंट सेकेंड फॉर्म के लिए चलते हैं। इसका दूसरा फॉर्म अभी हम निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से अभी इस्तेमाल होगा सब कुछ। इक्वेशन 1 से क्यों होगा, क्योंकि इक्वेशन 1 में हमने पूरा चार्ज पूरा वोल्टेज लिया था, तो यहाँ भी सब कुछ टोटल चीजें आई है। ये देखो Q स्क्वायर बाय ट्वाइस c, c की खुद की वैल्यू Q/V हो जाती है। देखो Q क्या हो जाएगा, एक कैंसिल भी चला जाएगा ऊपर में, ठीक है, एक Q से कट जाएगा इस तरह से, क्योंकि एक पावर एक Q से कट जाएगा और अपॉन का भी ऊपर चला जाएगा। तो आपका एनर्जी का और एक डेरिवेशन आ जाएगा, E इज इक्वल टू Q इंटू V/2, या यू में से E is equal to half 1/2 into Q into V. This is another expression for energy stored in a charged capacitor. एक और आपको वहां पर डेरिवेशन मिल जाता है।
एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर का। ठीक है, मतलब देखो अगर आपको चार्ज दिया है, कैपेसिटी दिया है तो भी एनर्जी मिल सकती है। अभी अगर आपको चार्ज दिया है, वोल्टेज दिया है तो भी एनर्जी मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं, एक और फॉर्म निकालते हैं, थोड़ा ध्यान देना है। सी का फॉर्मूला Q बाय वी, तो बेटा अगर Q से वैल्यू बनाए तो Q की वैल्यू कितनी बन जाएगी, C इंटू वी। वो आप कहीं पर भी डालो, इधर में डालो या सेकंड वाले फॉर्म में डालो, सब जगह से आंसर आ जाएगा। तो चलो अभी हम, जैसे हमने इसके पहले किसकी वैल्यू डाली थी, C की वैल्यू डाली थी, अभी हम Q की वैल्यू डालते हैं उसी इक्वेशन से। ध्यान देना है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर अगेन 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 अगर हम इसको कन्वर्ट करें, E का फॉर्मूला 1/2, याद करो यहां से Q का वैल्यू क्या बनेगा, क्रॉस करेगा C इंटू वी, तो Q के जगह C इंटू वी और बाजू वाला V, तो V इंटू वी बन जाएगा V स्क्वायर। तो इस तरह से फाइनल आपका एनर्जी का और एक फॉर्मूला बनेगा, हाफ C इंटू वी स्क्वायर। एनर्जी का और एक ये फॉर्मूला आ जाएगा, विच इज इक्वेशन नंबर 5। इट इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर। तो एनर्जी देखो हर जगह से आपको मिल जाएगी। अगर आपको चार्ज दिया है, कैपेसिटी दिया है तो भी एनर्जी मिल जाता है ना। कभी भी आपको ध्यान देना है, एनर्जी का क्वेश्चन अगर आए, चार्ज दिया, कैपेसिटी दिया तो भी एनर्जी निकल जाएगा। अगर मान लो कैपेसिटी नहीं है, चार्ज के साथ कौन दिया है, वोल्टेज, तो भी एनर्जी मिल जाएगा। ठीक है, और आपके सामने फॉर्म कन्वर्ट करके दिखाया है, आपको चारों इक्वेशन लर्न करने की गरज नहीं है, जस्ट एक फॉर्म याद रखो, पहला बेसिक सा Q स्क्वायर बाय ट्वाइस C। बाकी तो हम क्या करें, कन्वर्ट करके निकाल रहे हैं बेसिक फॉर्मूले से। ठीक है, तो दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, हाफ Q इंटू वी, मतलब चार्ज और वोल्टेज। देखो चार्ज के साथ कैपेसिटी तो भी एनर्जी निकलेगी, चार्ज के साथ वोल्टेज तो भी मिलेगा। मान लो अभी चार्ज ही नहीं है, कैपेसिटी और वोल्टेज दिया तो भी आंसर मिलेगा। ठीक है, सो टोटल आंसर्स आपके 3 तरह के फॉर्मूले बन जाता है। एक बनता है Q स्क्वायर बाय ट्वाइस C, ठीक है, Q स्क्वायर बाय ट्वाइस C। दूसरा बनता है हाफ Q इंटू वी, और दूसरा बनता है हाफ C इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ C इंटू वी स्क्वायर। इस तरह से 3 फॉर्मूलेज यहाँ पर निकल के आ जाते हैं। एक और हम आपको रिलेशन सिखाना चाहते हैं, एक रिलेशन हम आपको पढ़ाना चाहते हैं, तो वो रिलेशन बिटवीन, ठीक है, रिलेशन पढ़ाना चाहते हैं कैपेसिटी फॉर मीडियम, है ना, रिलेशन बिटवीन कैपेसिटी फॉर मीडियम, रिलेशन बिटवीन कैपेसिटी फॉर मीडियम एंड कैपेसिटी फॉर एयर का, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किससे है। कभी कभी आजकल 1 मार्क का एमसीक्यू यहाँ पर भी आपको मिलते जा रहा है, तो वो भी हम क्लियर करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, आपको देखा इसके पहले, ठीक है, एनर्जी का डेरिवेटिव कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ रहे हैं नए टॉपिक की तरफ, रिलेशन बिटवीन कैपेसिटी फॉर मीडियम एंड कैपेसिटी फॉर एयर की तरफ चल रहे हैं। और याद करो अभी हमने कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर में किसी मीडियम के लिए कैपेसिटी का फॉर्मूला देखा, A एप्सिलॉन नॉट K बाय कितना होता है, D। अब यही फॉर्मूला वी नो अगर हम लगाने जाए फॉर एन एयर के लिए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू क्या हो जाती है, 1। तो यही कैपेसिटी अगर हम एयर को लगाने जाएं तो K की वैल्यू 1, दैट इज A एप्सिलॉन नॉट इनटू K बाय D। ये बनेगी कैपेसिटी इसकी आपकी एयर की। तो आप डिवाइड करके निकालिए या आप खुद देख लीजिए, ये एप्सिलॉन नॉट K बाय D, ये तो वैल्यू यहाँ पर भी है, तो इसको हम यहाँ पर इस पार्ट को इतना लिख सकते हैं। तो आई कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ध्यान दो कैसे लिख रहे हैं, ये देखो C फॉर मीडियम चल ही रहा है, कैपेसिटी फॉर मीडियम की कैपेसिटी, सर A एप्सिलॉन नॉट K बाय D क्या होती है, कैपेसिटी फॉर एयर मल्टीप्लाइड बाय K। तो आपको मिल गया रिलेशन। ठीक है, ऐसा लिखिए, या कैपेसिटी फॉर मीडियम इज इक्वल टू, पहले K टाइम्स लिखिए, कैपेसिटी फॉर क्या लिख दीजिए, एयर, तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको रिलेशन मिल गया है। क्या समझ में आ रहा है इस रिलेशन में, कि अगर आपको किसी ने एयर का कैपेसिटी दे दिया है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे दिया है, तो आप मीडियम की कैपेसिटी निकाल सकते हो। उस मीडियम के लिए क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे एमसीक्यूज आ रहा है अभी, मान लो किसी ने बोला कि किसी कैपेसिटर की कैपेसिटी एयर के लिए 20 है
और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 8 है, तो बताओ उसकी मीडियम की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी। तो सिंपल है बेटा, 28 सा आंसर विल बी 160। ये मान लो 20 फैराड दिया तो मीडियम की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 160 फैराड हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू देंगे, एयर की वैल्यू देंगे, कैपेसिटी फॉर एयर, और बोलेंगे कि भैया हमें मीडियम की कैपेसिटी निकाल कर दो, या उसके उल्टा भी हो सकता है। मान लो मीडियम की कैपेसिटी देंगे, एक और उल्टा एक रिलेशन में क्वेश्चन लेता हूं यहीं पे एग्जांपल समझाने के लिए। मान लो किसी ने आपको कैपेसिटी दे दिया मीडियम की, बोला मीडियम की कैपेसिटी 200 है और एयर के लिए कैपेसिटी 20 है, बोलेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के निकाल के दो। तो पता है ये 20 है, यहाँ पर हमें के निकालना है, तो ये वैल्यू इसको डिवाइड करेगी, है ना, 200 डिवाइड बाई 20। तो इस तरह से डिवाइड होने के बाद आपको के की वैल्यू मिल जाएगी 10। तो उसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालने के लिए क्वेश्चन भी आपको अभी पूछे जा रहे हैं, छोटे छोटे एमसीक्यूज में। तो इस रिलेशन को ध्यान देना है, पढ़ाई हुई चीजों को माइंड में रखना है, कैसे कैसे सिखाया गया है, क्या क्या रिलेशन पढ़ाया गया है, चीजों को ध्यान देना है। और इस तरह से यहाँ पर कैपेसिटर के काफी जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो सब हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन एनर्जी का वो भी कंप्लीट हो चुका है विद अ प्रॉपर फ्लो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन कैपेसिटी ऑफ पैरालेल कंडीशनर का वो भी हो चुका है, और साथ में आपको रिलेशन भी क्लियर करा दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे ही चैनल में बने रहना है और अपनी एजुकेशन जर्नी को आगे बढ़ाना है। तो बेटा अपन अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जहां हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या करना है बेटा, हमें इलेक्ट्रिक वाला डायपोल, मतलब दो पोल, दो चार्जेस लेने हैं मैग्नेटिक पोल की तरह, प्लस एम माइनस एम। मैग्नेट के दो पोल होते हैं, पता है आपको, साउथ और नॉर्थ, जिसकी पोलैरिटी हम प्लस एम और क्या मानते हैं, माइनस एम। वैसे हमें इलेक्ट्रिक डायपोल लेने हैं, मतलब दो चार्जेस लेने हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शंस के, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल। और उस इलेक्ट्रिक डायपोल को हमें रखना है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड में। और एक्सटर्नल वाली कौन सी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखिए जितने एप्लीकेशन होते हैं वो सब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के ही होते हैं। तो शुरुआत करते हैं। ये देखो हम लोगों ने यहाँ एक में हम लोग पहले बना रहे हैं, ये है बेटा हमारा एक्सटर्नल वाला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां हम लोगों ने एक रखा है एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको समझाने के लिए ये हम बनाए यहाँ पे एक्सटर्नल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। और क्योंकि इसके पूरे वेक्टर्स इक्वल लेंथ के और इक्वल गैपिंग के हैं, तो ये बोली जाएंगी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें रखने हैं हमारे इलेक्ट्रिक डायपोल, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल पे, सो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इधर एक चार्ज रहेगा प्लस क्यू, तो यहां से कुछ डिस्टेंस दूर एक और चार्ज रखा जाएगा इक्वल मैग्नीट्यूड का बट अपोजिट पोलैरिटी का। इसकी पोलैरिटी प्लस क्यू है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड प्लस क्यू है, तो इसका रहेगा माइनस क्यू। आपको पता है कि जब हम लोग किसी चार्ज को किसी फील्ड में छोड़ेंगे तो खुद चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है और साथ में उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां मिल रही है। तो उस चक्कर में क्या होगा, उस चक्कर में ये होगा कि उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड उतने स्ट्रेंथ से बढ़ जाएगी, तो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इस डायरेक्शन में बनेगा बेटा Q इंटू E पॉजिटिव में। और क्योंकि इसकी पोलैरिटी अपोजिट डायरेक्शन निगेटिव है, मतलब अपोजिट में, तो इतना ही यहां पर भी बनेगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन फॉर्म होगा। यहां इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वह स्ट्रेंथ जो रहेगा प्लस Q इंटू E, तो यहां पर इसका बनेगा बेटा माइनस Q इंटू E। इन दोनों चार्ज को हमने मैग्नेटिक पोल के तरह ही, जैसे मैग्नेट के दो पोल होते हैं साउथ और नॉर्थ, है ना, और उसके पोल के बीच के गैप को अपन इसे टॉयसेल बोलते हैं, तो इस यहाँ पर ये जो चार्जेस है उसके बीच के गैप को भी टॉयसेल बोला जाता है। और ये जितने एंगल पे रखा है इनिशियली, ये यहाँ फॉर्म करता है थीटा विद दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। कहीं पर भी दिखा सकते हो, यहाँ आया होगी, ये सभी लाइंस पैरेलल ही है, सब जगह का एंगल सेम बनने वाला, करस्पॉन्डिंग एंगल। यू में शो एनीवेयर दैट थीटा। तो ये आपका चार्ज पार्टिकल्स जो है वो एट सर्टेन एंगल पे हमने रखे हैं, दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसको हम बोलेंगे कि दो हमने चार्जेस लिए हैं, इट फॉर्मिंग इलेक्ट्रिक डायपोल। ये इलेक्ट्रिक डायपोल यहाँ बना रहे हैं, इस कंसेप्ट को बोला जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल का कंसेप्ट।
और इस इलेक्ट्रिक डायपोल की हमें पढ़नी है, हमें देखनी है यहां पर पोटेंशियल एनर्जी। अब होता क्या है, क्योंकि ये यहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल एक्ट हो रही है, तो आपको दिख रहा है कि जो हमने बोला कि चार्ज खुद की एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है ऑलवेज, और उसमें क्या हुआ कि चार्ज को ना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई, तो वो चार्ज उस इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो जाएगा। तो ये इधर एक्सेलरेट होगा, बट इसका मैग्नेट्यूड अपोजिट है, तो जितना चार्ज इधर बनेगा, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इधर बनेगी, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इधर भी बन जाएगी। बट इसका चार्ज प्लस क्यों था, अगर ये फॉरवर्ड में है तो ये बैकवर्ड। तो हो क्या रहा है, याद करो, इस इलेक्ट्रिक डायपोल में इस केस में दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं। कौन से, एक फोर्स उसको इधर खींच रहा है, एक फोर्स इधर खींच रहा है। तो आपको ऑलवेज पता होना चाहिए, जब भी दो फोर्स एक्ट होते हैं, कपल ऑफ फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, ऑलवेज फॉर्म्स अ कपल। इसे कपल बोला जाता है फोर्स की। और ये फोर्स का कपल जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट होता है, इट ऑलवेज डेवलप अ टॉर्क। ये यहां पर टॉर्क डेवलप करता है, ठीक है, करेक्ट। लीनियर फोर्स में आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट काम आता है। ये टॉर्क क्या है, ये टॉर्क एंगुलर फोर्स का पार्ट, क्योंकि टॉर्क क्या डेवलप करता है, वही के वही मोमेंट, ऑब्जेक्ट वही के वही रोटेशन में परफॉर्म करता है, या फिर एंगुलर मोशन परफॉर्म करना चालू करता है। जैसे यहां पर आपको देखोगे एक Q इंटू ये इधर एक्ट हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट इधर डिफ्लेक्ट होगा, बट वही Q इंटू ये अपोजिट खींच रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट यही पे यही के डिफ्लेक्ट करने वाला है। तो इट विल क्रिएट अ एंगुलर मोशन, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा होगा क्या ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए आपका आएगा एंगुलर फोर्स। व्हाट आई मीन टू से, जिसको नहीं समझे देखो, वर्क का फॉर्मूला बेटा होता है लीनियर क्वांटिटी में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लीनियर फोर्स, किसी ऑब्जेक्ट को हमने फोर्स लगाया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट वर्क डन कहलाएगा, करेक्ट। यही वर्क डन एंगुलर में क्या होगा, क्योंकि अगर ये फोर्स को अगर एक की जगह ऐसे दो लगा है, जिसको बोलते हैं टॉर्क, टॉर्क क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यही फॉर्मूला टॉर्क इनटू, अगर यहां टॉर्क लगेगा तो इधर हो जाएगा बेटा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इस तरह से यहां पर ये काम में आ जाएगा। तो ये वर्क जो है dw इज इक्वल टू, दैट इज वर्क w इज इक्वल टू टाउ इंटू थीटा। ये यहां पर इस तरह से यूज होने वाला है, टॉर्क का नोटेशन टाउ, क्लियर। अगर आपका थीटा पूरा है तो वर्क डन पूरा, अगर थीटा का थोड़ा सा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, डी थीटा लगा रहे होगे तो डेल या के लगाओगे तो डेल, डी लगाओगे तो डी थीटा के लिए चेंज इन डिस्प्लेसमेंट के लिए चेंज इन वर्क डन। ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन हमें सर निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी, तो आपको बेटा ये भी पता होना चाहिए कि किसी बॉडी का वर्क डन उस बॉडी में स्टोर होता है उसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। जब भी कभी पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला P इज इक्वल टू mgh नहीं लग पाता है, तो ऑलवेज हम पोटेंशियल एनर्जी को निकालते हैं कहां से, उसके वर्क डन से। तो ये वर्क डन ही इसका बनेगा बेटा यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, P की वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। तो यहां पर जो मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है PE, वो पोटेंशियल एनर्जी मेरा वर्क डन होता है, और वर्क डन का फॉर्मूला बन जाएगा टाउ इनटू थीटा, ठीक है। अब आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे दिखाते हैं, यू से, तो हम यहाँ पर इस पोटेंशियल एनर्जी को यू से दिखाएंगे। सब आपको चीजें क्लियर करके बता रहे हैं क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखो पूरा थीटा पूरा वर्क डन, पूरी पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर थीटा का डिस्प्लेसमेंट पूरा नहीं है, दैट मींस ये टाउ अगर डी थीटा के लिए लग रहा है तो डी थीटा के लिए बनेगा dw, एंड पोटेंशियल एनर्जी को भी बोला जाएगा बेटा du। छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा सा वर्क डन, मतलब ही छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी। अब बात आती है सर टॉर्क कैसे निकालेंगे, है ना, हाउ टू गेट टॉर्क इन दिस कंसेप्ट। तो याद करो यहाँ मैग्नेटिज्म का पूरा कंसेप्ट इस्तेमाल होता है, मैग्नेटिक फील्ड का, जो आप 10th स्टैंडर्ड बेस पे ही पढ़े हो, ठीक है। याद करिए, जैसे मैग्नेट के अंदर हमारे पास दो पोल होते हैं, वन इज नॉर्थ पोल, अनदर इज साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है मान लो, इधर में नॉर्थ पोल है, कहीं भी देख सकते हो, इसकी पोलैरिटी प्लस है, इसकी पोलैरिटी माइनस है। तो होता क्या है, याद रखिए, ये स्मॉल एम कैपिटल एम जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं,
ये इसको बोला जाता है पोल स्ट्रेंथ, पोल की स्ट्रेंथ, जिसे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होते हैं यहाँ पे प्लस क्यू माइनस क्यू। और जब हम इसको इसके लेंथ से, जिसको मैग्नेटिक लेंथ बोला जाता है, मल्टीप्लाई करते हैं, पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय मैग्नेटिक लेंथ बनती है बेटा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जिसको m से या म्यू से दिखाया जाता है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन दैट टू पोल्स, इसके बोला जाता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जो आपके ऑसिलेशन के दौरान भी आपने पढ़ा है, वहां पर वो जा चुका है, और मैग्नेटिज्म के दौरान भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को m या म्यू से दिखाया जाता है, m इंटू ट्वाइस l। ठीक है, क्लियर। मैग्नेटिज्म में हम कैपिटल M से ऑसिलेशन दौरान, ऑसिलेशन लेसन में आपका एक और वाइब्रेटिंग मैग्नेट का जब पीरियड का ड्यूरेशन आता है तब ये निकाला जा चुका है आपने, m इंटू ट्वाइस l आता है। तो जैसे यहाँ मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होती है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वही सब चीजें हैं, समझना है कि क्या हो रहा है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज गिवन बाय, जैसे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को m या म्यू से दिखाया जाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को p से दिखाया जाता है, p। और p का फॉर्मूला भी वैसा ही है, जैसे इसका फॉर्मूला है पोल की स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक लेंथ, सेम यहां पर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, पोल की स्ट्रेंथ में सिर्फ मैग्नीट्यूड उठाते हैं, m, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं उठाते, सेम पोल चार्ज की स्ट्रेंथ प्लस क्यू माइनस क्यू नहीं उठाएंगे, ओनली क्यू, और मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन दैट टू चार्जेस, तो p का वैल्यू बन जाता है बेटा q इंटू ट्वाइस l, सेम लाइक मैग्नेटिज्म एग्जैक्टली। उसके बाद मैं और एक बता दूं कि इस केस में हमने उस टाइम टॉर्क का फॉर्मूला भी देखा है, और यहां पर आपका टॉर्क का फॉर्मूला, क्योंकि जब ये मैग्नेट को है ना, इसी मैग्नेट को समझो, क्योंकि इस केस में हमने और एक चीज पढ़ी थी, ऐसे मैग्नेट को वर्टिकली रख के हमने उसको जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो याद करो हमने देखा था उस वक्त टाउ का फॉर्मूला होता है m क्रॉस b, टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क टाउ 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 टॉर्क टॉर्क, टाउ का फॉर्मूला m क्रॉस b, जो ऑसिलेशन में भी आप लगा चुके हो। अगर आप m लिखोगे तो m, म्यू लिखोगे तो म्यू, म्यू क्रॉस b। ठीक है ना, टाउ इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो मुझे बोलना क्या है, मैग्नेटिज्म में जो हम लोगों ने वाइब्रेटिंग मैग्नेट का टॉर्क देखा था वो क्या था, मैग्नेटिक मोमेंट मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड। सेम यहां पर भी आपका कंसेप्ट आता है, इलेक्ट्रिक डायपोल निकालने के बाद यह इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण बनने वाला टॉर्क, तो टॉर्क डेवलप्ड ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क डेवलप्ड ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क कैसे दिखाते हैं, तो बेटा जैसे मैग्नेटिज्म का फॉर्मूला है ना, वैसे ही इलेक्ट्रिज्म का फॉर्मूला, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आता है। इसलिए बोला जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड एनालॉगस टू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक चार्जेस एनालॉगस, एनालॉग मतलब सेम बिहेवियर दिखाते हैं, सेम फॉर्मूला अप्रोच दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे टाउ का फॉर्मूला m क्रॉस b किया, व्हाट इज m थी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और मल्टीप्लाइड बाय क्या थी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो अभी यहाँ क्या हुआ, आपके दो चार्ज के बीच में, सर ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहाँ एक्ट होती है, वो भी बता दूं आपको। अगर दो चार्ज है स्मॉल m, ये माइनस m प्लस m, तो इसके बीच में कैपिटल M एक्ट होती है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो सेम आपका ये चार्ज है प्लस q माइनस q, यहाँ पर भी इसके बीच में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक्ट होती है, p एक्ट होती है, जो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। एंड जैसे हमने आपको बोला कि ये फिर डिफ्लेक्ट करना शुरू करता है मैग्नेटिज्म, ये इधर इधर मैग्नेट डिफ्लेक्ट करता है, वैसे आपका अभी चार्ज डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो जैसे यहां चेंज इन दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं, है ना, और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट लेके आ रहे हैं, दो फोर्स कैसे एक्ट हो रहे हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के, जो फॉर्म्स करता है कपल, जो हमने आपको पहले बताया टॉर्क। अब हम उस टॉर्क की वैल्यू ढूंढने जा रहे हैं, तो टॉर्क का फॉर्मूला भी सिमिलर टू मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे टॉर्क का फॉर्मूला यहाँ m क्रॉस b होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड होता है। यहाँ टॉर्क टाउ का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट p मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, बिल्कुल सेम। m क्रॉस b की जगह p क्रॉस c, एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट डिक्टो चलता है।
इसलिए ही आपको पहले समझा रहे हैं, अदरवाइज ये डेरिवेशन मोस्ट ऑफ बच्चों के दिमाग में जाता नहीं है, बट डेरिवेशन काफी सिंपल है। अगर आप कंपेयर करके पढ़ोगे, चीजों को समझोगे, है क्या, टॉर्क बन क्यों रहा है, कैसे आ रहा है, और ये पूरा मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक का रिलेशन दिखाता है आपको। जो आप 10 से मैग्नेटिज्म पढ़ते आ रहे हो, 11th में भी मैग्नेटिज्म के लेसन्स है, तो मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिज्म के कंसेप्ट है, रिलेटेड है, को रिलेटेड है। इसलिए बोला जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज एनालॉगस टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक चार्ज इज ऑल्सो एनालॉगस टू इलेक्ट्रिक चार्जेस। याद रखना है, ठीक है। तो ये सब चीजें हम आपको बता रहे हैं, सेम टू सेम फॉर्मूला बेटा। और एक बार बता रहा हूं, लास्ट टाइम मैग्नेटिज्म के दौरान मैग्नेट जब रखा था तब आपका फॉर्मूला टाउ का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मल्टीप्लाइड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता था। इलेक्ट्रिक स्टैटिक्स के दौरान क्या होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। और फिर वही क्रॉस प्रोडक्ट को जब मैग्नीट्यूड में लेते हो तो पता है फॉर्मूला क्या बनता है, m इंटू बी इंटू साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड a इंटू बी इंटू साइन थीटा। वैसे यहां पर भी क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड आपका बनेगा, तो टाउ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इंटू ई इंटू साइन थीटा। बेटा यही क्वांटिटी जो है ये आपको आनी चाहिए, जो बच्चों को पेपर में आती नहीं है, जो लगाना आता नहीं है, और जहां पर हमारा डेरिवेशन छूट जाता है, ठीक है। बाकी अभी इसमें कोई भी प्रॉब्लम बचा नहीं है। तो जितना मैंने एक्स्ट्रा कंसेप्ट आपको बताया वो सब मैं अभी रब कर दे रहा हूँ यहाँ से, और आपके डेरिवेशंस को मैं यहाँ पर आगे लेके जा रहा हूँ। जो हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मेट तो बना के रख दिया हमने, क्या होगा करके, du का फॉर्मूला टाउ इंटू थीटा, वो भी कैसे, वो भी आपके सामने है। वर्क का फॉर्मूला फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। साधे लीनियर फोर्स के लिए लीनियर डिस्प्लेसमेंट में मैंने ये भी समझाया कि लीनियर फोर्स है ही नहीं, दो फोर्स एक्ट हो रहे, दो फोर्स क्या फॉर्म करते हैं, कपल, कपल ऑलवेज क्या डेवलप करता है, टॉर्क, और टॉर्क क्या क्रिएट करता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो टॉर्क के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा थीटा। कंप्लीट वर्क डन, कंप्लीट थीटा, चेंज इन वर्क डन तो चेंज इन थीटा। तो हम वही लगा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट पहले आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, स्मॉलर स्मॉलर, थीटा के लिए dw। तो इस तरह से, और dw वर्क डन को ही क्या बोला जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो वही आपकी पोटेंशियल एनर्जी, जिसका नोटेशन हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में U है। तो बेटा इस तरह से मुझे फॉर्मूला मिल चुका है। आई एम नाउ कंटिन्यूइंग। देखो क्या कर रहा हूं, मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। देखो क्या होगा, du, अभी सिर्फ मैं du वर्ड चलाने वाला, क्योंकि आपको समझा दिया dw मतलब du होता है। तो फॉर्मूला क्या होगा, टाउ इंटू टाउ की वैल्यू डालनी है, ये यहां से यहां लगा रहे हैं, इधर से भी इतना। du का फॉर्मूला टाउ इंटू थीटा, व्हाट इज टाउ का वैल्यू, p इंटू e इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। तो ये तो था जनरल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन याद करो, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर इतना डिफ्लेक्ट करने वाला, क्योंकि एक फोर्स इधर खींच रहा है और अपोजिट फोर्स इधर खींच रहा है, ऐसे डिफ्लेक्शन शुरू है। तो इस डिस्प्लेसमेंट को काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, उतना ही मुझे सेम वर्क डन लगाना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में। और मुझे अगर पूरी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कितना, जहां से मैंने स्टार्टिंग रखा था उससे जितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो स्टार्टिंग एंगल को हम अभी क्या करते हैं, एंगल तो पता नहीं है, तो विल लेट थीटा जीरो, थीटा जीरो मतलब क्या करेंगे, इनिशियल जीरो, थीटा जीरो, एंगल जीरो पे से जितना भी थीटा डिस्प्लेस कर रहा होगा, करेक्ट, उतने रेंज में हमारे पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट। क्योंकि कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट होगा, कंप्लीट वर्क डन होगा, कंप्लीट वर्क डन मतलब कंप्लीट पोटेंशियल एनर्जी। तो बस बेटा अभी हमें लास्ट केस में इंटीग्रेट करना है। जैसे हम लोग du को थीटा से लेके थीटा इंटीग्रेट करेंगे, हमें मिलेंगी हमारी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट जहां हमने रखा वो हमारा एंगल थीटा जीरो, जितना वो डिफ्लेक्ट करेगा वो थीटा, क्योंकि वैल्यू पता नहीं है, जनरलाइज नोटेशन से ये समझा के बता रहे, रिपीट के लिए कैसे जा रहे हैं। वन मोर टाइम आपको बोल रहा हूं, देखो ये मुझे मिला मेरा पोटेंशियल एनर्जी, बट एक छोटे थीटा के लिए छोटी पोटेंशियल एनर्जी। आई हैव टू फाइंड आउट माय कंप्लीट पोटेंशियल एनर्जी, कंप्लीट। तो क्या करना पड़ेगा, जितना मेरा इनिशियल का एंगल था, इनिशियल में जहां मैंने रखा होगा वो पता नहीं, थीटा जीरो, बेसिक कंडीशन स्टार्टिंग की जीरो वाली से जितना थीटा चला गया उसमें मुझे du को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और du को इंटीग्रेट करूंगा तो क्या मिलेगा, u मिलेगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर ये इंटीग्रेट होगा, ये इसकी वैल्यू है, ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा। तो इस तरह से अभी आपको पोटेंशियल एनर्जी मिलने वाली है।
जिससे इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या हो रहा है, अब आप इंटीग्रेट जब करने जाओगे, क्योंकि P इंटू ई, क्योंकि P क्या है वो आपके सामने है, P है आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जिसका वैल्यू क्या होता है, चार्ज मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड बदलने वाला नहीं है, एक बार चार्ज लेने पे कांस्टेंट रहेंगे। उनके बीच की डिस्टेंस भी बदलने वाली नहीं है, दैट विल आल्सो बी द कांस्टेंट, तो वो भी नहीं बदलने वाला। दैट मींस P इज अ कांस्टेंट। व्हाट इज E? E तो बेटा एक्सटर्नल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो भी कैसी है, यूनिफॉर्म है, क्योंकि इक्वल इक्वल गैपिंग के इक्वल वेक्टर बने। दैट आल्सो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। तो जस्ट थीटा 0 से लेके थीटा तक मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा साइन थीटा इंटू डी थीटा को। तो ये बेटा P और E बाहर रहेंगे। साइन थीटा का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन आता है बेटा मेरे लिए माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो ये माइनस कॉस थीटा फ्रॉम थीटा 0 से लेके थीटा। इस निगेटिव का कोई काम नहीं है, तो माइनस साइन को बाहर ले लेते हैं। माइनस P इंटू ई बाहर किया, कॉस थीटा के लिए हमें डालनी है अपर लिमिट और लोअर लिमिट, थीटा 0 से लेके थीटा। चलो डाल देते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो माइनस P इंटू ई का फाइनल आंसर कितना आएगा, फाइनल आंसर बिकम्स cos ऑफ थीटा माइनस cos ऑफ थीटा 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगर हमें डेरिवेशन में ये साइन अच्छा नहीं लग रहा है, माइनस साइन पहले, तो हम चाहे तो इसे भी हटा सकते हैं। तो अगर हम इसको हटाना चाहेंगे, हाँ उसके पहले आपको बता दूं कि देखो ये फाइनल आंसर कैसे मिला। ये फाइनल आंसर ऐसे मिला कि हमने फाइनल वाला एंगल डाला अपर वाला, माइनस क्या किया लोअर वाला। लोअर मतलब क्या, इनिशियल एंगल कितना बोल दिया था अपन ने, थीटा 0, और फाइनल जो भी एंगल बन रहा होगा उसको बोल दिया था थीटा। तो हम चाहे तो इसको नोटेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, निकल तो रही है पोटेंशियल एनर्जी U, बट उसी U को, है ना, आप शॉर्ट नोटेशन U दे सकते हो, आप चाहो तो उसको ऐसे ही बोल सकते हो कि 1 का आंसर U बनता है। तो U ऑफ थीटा माइनस U ऑफ थीटा 0 होगी। टेक्स्ट बुक में ऐसे नोटेशन डाले गए तो कंफ्यूज होने की गरज नहीं है। U ऑफ थीटा मतलब वही बता रहा है वो, पोटेंशियल एनर्जी फॉर हायर एंगल फाइनल एंगल माइनस पोटेंशियल एनर्जी फॉर द लोअर एंगल करके निकालना है, करके वही हमने किया है यहाँ पे। ठीक है, हम ऐसे नोटेशन भी दे सकते हैं। तो फाइनलाइज हमारा आंसर क्या मिलेगा, हमें U ऑफ थीटा माइनस U ऑफ थीटा 0 की वैल्यू कितनी मिलेगी। अगर मैं माइनस अंदर इस्तेमाल कर लूं तो ये बन जाएगा बेटा पॉजिटिव P इंटू ई, और माइनस साइन अंदर जाएगा तो देखो माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, ये बनेगा निगेटिव, निगेटिव इंटू निगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, सो इट बिकम्स cos थीटा 0। जो पॉजिटिव होगा उसे आगे कर लेंगे, जो निगेटिव हो जाएगा उसे पीछे कर लेंगे, तो पीछे चला जाएगा cos ऑफ थीटा। तो इस तरह से फाइनल डेरिवेशन आपका पोटेंशियल एनर्जी का पहुंच चुका है। फाइनल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बेटा आपकी इतनी हो जाएगी। इट इज एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है इलेक्ट्रिक डायपोल की, वो हमने यहां पर निकाल ली है। ठीक है, अपर ऑफ थीटा माइनस लोअर का थीटा। ठीक है, अपर वाला थीटा U ऑफ थीटा माइनस U ऑफ थीटा 0, माइनस को हम यहाँ पर यूज कर चुके हैं, अंदर इनबिल्ट कर चुके हैं। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने, ये माइनस साइन यहाँ डाल दिया हमने, ये देखो मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा माइनस, और माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस। सो इट विल बी cos ऑफ थीटा 0 माइनस कितना बन जाएगा cos ऑफ थीटा। वी हैव यूज्ड द माइनस साइन इनसाइड द ब्रैकेट, अंदर इस्तेमाल कर चुके हैं। अभी इसमें भी कुछ आपको पॉइंट्स बताना चाहेंगे कि हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल हमने इनिशियली कैसे रखा है ना। तो यहां कुछ कंडीशन आती है, कंडीशंस करेक्ट। डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है। इफ इनिशियली मतलब स्टार्टिंग की बात चालू है, इनिशियली बोल रहे स्टार्टिंग में। इफ इनिशियली अ डायपोल इज क्या कर रहे हैं, केप्ट परपेंडिकुलर। अगर हमने डायपोल को परपेंडिकुलर रखा टू द, किसके ऊपर परपेंडिकुलर रखा, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है बाहर से, वहां हमने डायपोल को मान लो परपेंडिकुलर रखा, तो क्या होता है, मतलब ये जो डायपोल हमने एट सर्टेन एंगल अरेंज किए हैं,
ये इनिशियली डायपोल ऐसे रखे होते हैं परपेंडिकुलर टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो वो कहाँ की बात चालू है और एक बार समझा रहा हूँ यार, बाजू में डायग्राम भी दिखाता मैं। देखो ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, अगर मैंने इनिशियली डायपोल ऐसा रखा होता कि मेरे पोल ऐसे परपेंडिकुलर होते, मतलब मेरे चार्जेस ऐसे परपेंडिकुलर होते, तो इनिशियल का थीटा, जो इनिशियल का थीटा थीटा जीरो कहलाएगा, वो कितने डिग्री का होता? 90 डिग्री का। अगर मैंने डायपोल को परपेंडिकुलर रखा होता तो दैट इज थीटा जीरो की वैल्यू आपकी होती 90 डिग्री, ठीक है। ये हम यहां पर बता रहे हैं। देन उस वक्त क्या होगा, तो सुनो बेटा, थीटा जीरो की 90 है, तो ये तो आपको पता है, ये फाइनल आंसर क्या दिखाता है? अपर ऑफ थीटा माइनस लोअर ऑफ थीटा, करेक्ट। तो अभी आप इनिशियल का वैल्यू आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी? ओनली फाइनल की। तो सुनिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 आपको कुछ नहीं, वैल्यू डाल के क्या चेंज आ रहा है वो देखना है। वो कहलाएगा u ऑफ फाइनल थीटा, u थीटा की वैल्यू कितनी होगी बाय दैट पर्टिकुलर एंगल फाइनल लेवल पे। तो सुनो, ये p इंटू ई, इट इज कॉस ऑफ थीटा जीरो, और थीटा जीरो की वैल्यू हम बोल रहे हैं 90 डिग्री, कॉस ऑफ 90 डिग्री हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। तो ये p इंटू ई, कॉस 90 की वैल्यू बन जाती है बेटा 0 माइनस कॉस थीटा। तो इस तरह से अगर आपने इनिशियली डायपोल को परपेंडिकुलर रखा, P इंटू ई इंटू माइनस कॉस थीटा, तो मेरा फॉर्मूला बनेगा माइनस पी ई इंटू कॉस ऑफ थीटा। अगर आपने डायपोल को इनिशियली परपेंडिकुलर रखा है तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू डायरेक्ट माइनस पी इंटू कॉस थीटा, मतलब फाइनल एंगल की वैल्यू निकालने के लिए फाइनल एंगल डाल दो कॉस थीटा और P इंटू ई इस्तेमाल करो निगेटिव टाइम्स में, ठीक है। क्योंकि इनिशियल का एंगल हमने लिया है 90 डिग्री, डायपोल को अगर ऐसे अरेंज किया है तो इनिशियल लेवल पे थीटा जीरो की वैल्यू स्टार्टिंग वाला एंगल, ठीक है। अगेन दूसरी केस, इफ इनिशियली, अगेन अपन इनिशियली डायपोल है, जो डायपोल लिया है हमने, इस उसको रखा होता केप्ट पैरेलल टू द एक्सटर्नल, केप मान लो रख दिया बेटा, पैरेलल टू द एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पैरेलल रख दिया होता, व्हाट इट डज मीन, देखो डायग्राम आपको समझा दे रहा हूं। ये आपके पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड के कौन से है? एरोस है, और हमारी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स में आपने अपने डायपोल को रखा होता, बट ऐसे रखा होता कि आपके डायपोल इनके डायरेक्शन के साथ क्या होते हैं? पैरेलल। एक साइड आपका प्लस क्यू, एक साइड क्या होता है बेटा? माइनस क्यू। अगर ऐसा रखा होता तो उस केस में क्या होगा? तो बेटा सिंपल है, पैरेलल है मतलब थीटा कितना डिग्री रहेगा? 0 डिग्री। कौन सा? इनिशियल का, स्टार्टिंग की बात चालू है, रखते वक्त ही ऐसा रखा, मतलब थीटा जीरो की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 0 डिग्री बन जाएगी। सो दैट इज आपके पास इस केस में थीटा जीरो की वैल्यू बन जाएगी 0 डिग्री। देन उस वक्त हमारा क्या होगा, तो आंसर कितना आएगा? तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि इनिशियली रखा है तो मिलेगा ओनली फाइनल आंसर। सो यू ऑफ थीटा की बात चालू है, सो P इंटू ई कॉस थीटा जीरो की वैल्यू होगी बेटा 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा, और आपको पता है कॉस ऑफ 0 डिग्री की वैल्यू हो जाती है 1, तो आपका आंसर आएगा u ऑफ थीटा बिकम्स P इंटू ई इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। जिसे चाहो तो आप थोड़ा और मैथमेटिकली फॉर्मूला लगा के और सॉल्व कर सकते हो। तो उस केस में u ऑफ थीटा की वैल्यू P इंटू ई, व्हाट इज 1 माइनस कॉस थीटा? 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है मैथमेटिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। तो फाइनल आंसर ट्वाइस P इंटू ई इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। यहां पर भी आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल का पोटेंशियल एनर्जी हमारा कितना होता है वो हमने निकाल लिया है। और दोनों केसेस, अगर डायपोल इनिशियली परपेंडिकुलर अरेंज किए तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है?
अगर डायपोल इनिशियली स्टार्टिंग में ये जितनी केस लगी है और थोड़ा अच्छे से समझना है, हमने क्या बोला, इनिशियली अगर हमने डायपोल ऐसा रखा तो इनिशियल की बात चालू है। स्टार्टिंग में डायपोल कैसे रखे हैं आपने, इनिशियली अगर हमने डायपोल को पैरेलल रखा तो परपेंडिकुलर रखा तो पैरेलल रखा तो इनिशियल का एंगल कौन सा है, बार बार समझा रहा था, इनिशियल एंगल है थीटा 0 और फाइनल एंगल। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या क्या मिलती है हमने यहाँ से निकाल लिया। दोनों तरीके से हमने वैल्यू बना ली है, ठीक है, जिसमें याद रखना है व्हाट इज पी। पी का मतलब होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ई का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, ठीक है। नहीं तो पी से कंफ्यूज नहीं हो जाए। पी मतलब है आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ई का मतलब है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू कॉस ऑफ थीटा। तो ये इस तरह से हमारा डेरिवेशन यहाँ पर खत्म होता है।